ये मंज़र कराची की सेंट्रल जेल का था, जहाँ पर कई कैदियों को रिहा किया जा रहा था। कई कैदी जेल से आ रहे थे। चलो भई जल्दी निकलो, जल्दी करो। सब लोग, ख़ास तौर पे वहाँ की पुलिस भी इन लोगों से तंग आ चुकी थी। एक ख़ास तौर पर एक इंसान से तो वो बेहद तंग आ चुके थे। एक लंबा चौड़ा इंसान जिसका कद शायद 6 फुट से भी ज़्यादा था और बॉडी एक ऐसे जैसे वो जेल में रहकर भी एक्सरसाइज करता रहा हो। इसके एक आंख पर काली पट्टी बंधी थी जिसे वो एक आंख से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी एक आंख का राज कोई नहीं जानता था। उसके सर पर हल्के हल्के बाल उसके चेहरे पर खनकी देख पुलिस वाले भी डरते थे। शुक्र है ये चाह रहा है। वहाँ के दो पुलिस वाले एक दूसरे के कान में ये बात कहते शुक्र कर रहे थे। एक आदमी ने एक कदम बाहर रखा था, खुलकर सांस ली थी, ऐसे जैसे वो पिछले 5 सालों की सज़ा अब इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए सज़ा बनने वाला था। मैं आ गया हूँ वापस। वो अपनी बाहें फैलाए ज़ोर ज़ोर से कहकर हंसने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त बस 2 लोग घूम रहे थे, बस 2 लोग, जिसको उस आदमी ने पिछले 5 सालों में 1 मिनट भी अपने दिमाग से नहीं निकाला था। मुबारक हो लोका। पीछे से आते हुए एक लड़के ने लोका को मुखातिब करते हुए बोला, क्योंकि ये लड़का उसके साथ एक ही जेल में रह चुका था, वरना लोका के चेहरे में इतनी सख्ती थी कि कोई उससे बात करने से भी घबराता था। एक आंख तो थी नहीं, दूसरी आंख का रंग काला था, लेकिन इसमें हमेशा सर्द महरी छाई रहती। दूसरी आंख से देख सकता था या शायद नहीं, इसका राज भी किसी को मालूम नहीं था। और ये एक राज ही था जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स जानता था, वो है किंग। और वो 2 लोग, वो लड़का और लोका बेहद खुश थे। इस लड़के की सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन लोका उसे अपने साथ ले आया था और कोई रोक भी नहीं पाया। लोका, दुनिया में खौफ का एक नाम। 5 साल पहले लोका दुनिया में अपने नाम का खौफ फैलाया था। इस वक्त लोग लोका के नाम सुनने वाले वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ था कि लोका जेल में चला गया, फिर 5 साल बाद वापस आया था, बस लोगों में अपना खौफ सरायत करने और 2 लोगों की ज़िंदगी पर बर्बाद करने। वो लोग अब जो लोका की दरिंदगी का निशाना बनेंगे, वो 2 लोग होंगे, इवल और मॉन्स्टर। वो इन 5 सालों में सिर्फ इवल और मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए जिंदा था। अभी लोका बाहर निकलता के सामने से किंग आता दिखाई दिया उसे। लोका को देखकर किंग भी एक दफ़ा काम गया था। उसके बदसूरत चेहरे में दहशत ही इतनी थी। कैसे हो लोका? किंग उसके पास आता खुशी से बोला। मैं ठीक हूँ, और अब वो ठीक, और अब और भी ठीक हो जाऊँगा। वो क्रॉफर्ड से आगे चला गया। ये कौन है? लोका किंग ने लोका के पीछे आने वाले लड़के के बारे में पूछा। लोका ने मुड़कर किंग को देखा। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा? सुनकर किंग का मुंह खुले का खुला रह गया और लोका आगे चला गया। हैं बेटा, तुम 5 साल जेल में रहे, तेरा बेटा किधर से आ गया? किंग ने हैरत से लोका से पूछा। कहीं जेल में ही तो किसी औरत के साथ मुंह काला तो नहीं किया? अभी मुझे मजीद बहस नहीं करनी, घर चल के बताऊंगा। लोका अपनी मुस्कुराहट छुपाता तेज धार लहजे में बोला। लोका किंग की बात का जवाब देते आगे चला गया और पीछे से किंग लोका की चोरी पुश्त को देखता रह गया। अब आगे अब आगे आएगा मज़ा। इवल और मॉन्स्टर किंग को पता था कि लोका क्यों बाहर आया है। मेरा साथी वापस आ गया। अब अपना इंतकाम लेने में मज़ा आएगा। किंग भी अभी बेगैरतों वाली चाल चलता गाड़ी में लोका के साथ बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। आज सोहा की जिद की वजह से सफ़ीर उसे बाहर घुमाने लेकर जाने वाला था, और वो तैयार होकर बाहर आई तो सफ़ीर के साथ लहराब भी बैठी हुई थी। सोहा को इतना तैयार देखकर लहराब अपनी आंखें छोटी किए उसके मेकअप को देख रही थी। प्यारी लग रही हो। सफ़ीर ने जानबूझकर लहराब को तंग करने के लिए सोहा की तारीफ कर डाली। लहराब ने गुस्से से अपनी एंजल को देखा। एंजल? क्या वो पोहा बोलती वाकई आपको प्यारी लगती है? लहराब ने बड़ी मासूमियत से पूछकर सफ़ीर को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रही थी। सफ़ीर ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने दोनों होंठों के आगे रखकर अपनी हंसी दबाई, जबकि सोहा तो सफ़ीर के मुंह से अपने तारीफ सुनकर खुशी से फूली नहीं समा पा रही थी। हाँ ना, देखो ना कितना प्यारा मेकअप करती है, कितनी प्यारी लगती है वो। सफ़ीर लहराब के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, जो सादगी में सोहा के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ओफ़ो, सफ़ीर उठो भी, सोहा ने तंग आकर कहा। वो दोनों पता नहीं कौन सी राजो न्याज की बातें कर रहे थे। हाँ चलो लहराब, सफ़ीर लहराब से कहता बाहर जाने लगा कि लहराब ने जल्दी से सफ़ीर का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चिपकती गाड़ी तक जाने लगी। सफ़ीर अपनी मुस्कुराहट दबाने की नाकाम सी कोशिश
करने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लैरैब इतना जेलस हो सकती है। दिमाग उसका बच्चों वाला था, लेकिन शौहर के मामले में कोई बड़ी औरत ही लगती थी। सोहा तो इस छोटी सी पागल लड़की की हरकतों की वजह से क्लस कर रह गई थी। लैरैब तुम पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाती हूँ, सोहा ने लैरैब को आगे बैठते देखते हुए कहा। लैरैब ने घूर कर सोहा को देखा। पोहा आपी, मेरा नाम सोहा है। पोहा नहीं, सोहा ने दांत खिचखिचाते हुए कहा। हाँ वही पोहा। पोहा, एंजल मेरे हैं, एंजल मेरे फ्रेंड हैं, तो मैं अपने एंजल के साथ ही बैठूंगी। आप पीछे मेरी फ्रेंड हिबा के साथ बैठ जाइए। लैरैब जल्दी से गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर आलती पालती मारकर बैठ गई। सफ़ीर भी मुस्कुराता ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। सोहा भी मुंह के जाविये बिगाड़ती पीछे हिबा के साथ बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद सफ़ीर ने एक खूबसूरत से पार्क के सामने अपनी गाड़ी रोकी, जिसके सामने एक खूबसूरत होटल भी था। लैरैब ने गाड़ी से उतरते सफ़ीर की बाहों में बाहें डालकर उसे अपने साथ चलने को कहा। आओ आपी, आ जाइए, वो झूला खा कर आते हैं। हिबा एक खूबसूरत से झूले को देखती बोली। एंजल, लैरैब ने सर उठाकर सफ़ीर को पुकारा। बोलो, सुन रहा हूँ। सफ़ीर भी मुस्कुराकर बोला। उसे आज लैरैब पर अच्छा खासा प्यार आ रहा था। कान पास करें अपना, मुझे आपसे कुछ कहना है, लैरैब सोहा को देखते चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए बोली। सफ़ीर ने अपने कान लैरैब के लबों के करीब किए थे। आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो लैरैब उसे कान में कहना चाहती थी। लैरैब ने अपने खूबसूरत नरम होंठ सफ़ीर के कान की लो पर रखे। सफ़ीर के दिल में गुदगुदी सी हुई। वो ना एंजल, मैं झूला खाने जा रही हूँ, आप इस पोहा आंटी से बात मत करना, मैं दूर से आपको देखूंगी, ओके। लैरैब मासूमियत से कहते मुस्कुराते हुए पीछे हुई। सफ़ीर को लगा वो गश खाकर गिर जाएगा। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि लैरैब का बच्चों वाला दिमाग नहीं है, वो बड़ी हो गई है, खालिस बीवियों की तरह अब अपने शौहर से झूला झूलते हुए भी नज़र रखेगी। एंजल, सुना आपने मैंने क्या कहा? लैरैब सफ़ीर को गहरी सोच में डूबता देख उसका बाजू हिलाने लगी। सुन लिया। तुम फिक्र नहीं करो, जाओ हिबा के साथ झूला झूलो, सफ़ीर मुस्कुराकर बोला। सोहा अपने नकूश बिगाड़ते मुँह इधर उधर करने लगी। लैरैब भी अपनी नाक को टेढ़ा करती सोहा को दिखाती हिबा का हाथ पकड़ते झूले की तरफ भागी थी, जबकि सफ़ीर और सोहा होटल में बैठे दोनों को देख रहे थे। जबकि वैसे सफ़ीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है? अब तुम कहाँ? और ये पागल लड़की सोहा मौका देखकर सफ़ीर से कहने लगी। उसने शुक्र अदा किया था कि सोहा की लैरैब से कुछ पल जान तो छूटी। सोहा प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। वो पागल नहीं है, बस थोड़ा डर की वजह से, खौफ की वजह से उसके दिमाग को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और वो बहुत जल्द ठीक भी हो सकती है, और मैं करूँगा उसको ठीक। मैं भी तो तुमसे प्यार करती थी। सोहा ने सामने लैरैब को जल भून कर देखा। लैरैब भी दूर झूला झूलते अपनी नज़रें पोहा चुड़ैल पर टिकाए हुए थी। उसे कहाँ गवारा था उसकी एंजल से कोई लड़की बात करे। सफ़ीर ने शौक में आकर सोहा को देखा। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में देर कर दी। तुमने वाकई में देर कर दी सोहा। अब लैरैब जैसी भी है वो मेरी बीवी है, और मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे हकूक़ नहीं दे सकती ना, अपने फ़र्ज़ पूरे कर सकती है। सोहा ने सफ़ीर की ओर देखते हुए हालत पर छूट खाई। मुझे इससे भी कोई हकूक़ चाहिए भी नहीं। वो भी बच्ची है, और मेरा नफ्स इतना कमज़ोर नहीं कि मैं एक बच्ची से अपना हक मांगता फिरूँ। सफ़ीर की आंखों के सामने लैरैब का खूबसूरत चेहरा आया, जो हंसती खेलती हिबा के साथ झूला झूल रही थी। लेकिन अपनी बीवी के कुछ देर पहले वाली बात याद करके वो मुस्कुराए बिना न रह सका। लेकिन सफ़ीर, सुहा अपने ना आने वाले आंसू साफ करते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा अपनी बीवी की पिक्स ले लूँ, सफ़ीर कहता अपने जेब से मोबाइल निकालता लैरैब की तस्वीरें लेने लगा। लैरैब की तस्वीरें बनाना, फिर उसे एल्बम में लगाना सफ़ीर का पसंदीदा मशग़ला था। सोहा ने नहुसत से लैरैब को खिलखिलाते चेहरे को देखा। सोहा भी सफ़ीर की बातों से चुप हो गई थी, लेकिन उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो इस पागल लड़की को सफ़ीर के सामने पागल साबित करके उसे पागल खाने भिजवा कर ही दम लेगी। लोका का किंग के महल में भी एक बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। लोका, हमने तुम्हें बहुत याद किया, किंग उसे दोबारा से गले लगाता हुआ बोला। लेकिन लोका खामोश था, और लोका के साथ खड़ा उसका बेटा किंग के इतने बड़े महल को बहुत इश्तियाक से देख रहे थे। अदील भी अपने बाप के इस दोस्तों को देख अजीब सा महसूस करने लगा। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि हर कोई खौफ खा जाता।
लेकिन अदील को हमज़ा बहुत अच्छा लगा था। और हमज़ा था भी ऐसा, शक्ल से मासूम ही लगता था, लेकिन वो 20 साल की उम्र में अपने मालिक का कत्ल करके आया था, इसलिए तो हमज़ा लोका को पसंद आ गया था। और हमज़ा लोका से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाला था। कल की डील की तैयारी मुकम्मल है ना? किंग अपने आदमी से पूछने लगा। जी बॉस, मुकम्मल है। अगर इस डील में कोई भी मसला हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किंग ने गुस्से से सबको वार्न किया और फिर उसने गार्ड्स को जाने का इशारा किया। गार्ड के जाते ही किंग दोबारा से लोका की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब बताओ लोका, ये लड़का कौन है? किंग ने हमज़ा की तरफ देखते हुए कहा। यही मेरे साथ था जेल में, और ये 20 साल की उम्र में अपने मालिक का कत्ल करके आया था, इसलिए मुझे ये पसंद आ गया। इसने मुझे अपने भाई की शक्ल नज़र आती है। ये अब से मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा बन के, मेरा बॉडीगार्ड बन के। मेरा भाई तो नहीं, लेकिन मेरा बेटा बन के रहेगा, और इसे मैं अपने जैसा बनाऊंगा, जैसे लोग अपने जैसा बनाऊंगा, बिल्कुल अपने जैसा। लोका का कहकहा गूंजा था किंग के महल में। किंग ने कुछ कहना चाहा जब लोका अपने हाथ से उसे कुछ बोलने से रोकता उठकर बगैर कुछ कहे कमरे में चला गया। ये कमरा 5 सालों से बंद पड़ा था। किंग भी बेसब्री से लोका का इंतज़ार कर रहा था। वो चाहकर भी लोका के बगैर इवल किंग से बदला नहीं ले सकता था। लेकिन अब लोका आ गया था। वो अब सब कुछ संभाल लेगा, ये सोचते किंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोका ने सामने पड़े फ्रेम को देखा, जहां वो और उसका भाई की तस्वीर थी। लोका की एक आंख सुर्ख हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने उसके भाई की खून में लथपथ लाश थी। और फिर अपने हाथों में लगी हथकड़ी याद आई, और सामने 2 लोग, जिसमें एक लड़की एक लड़के का वजूद था। सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको। एक वहशतनाक कहकहा कमरे में गूंजा था। फिर सामने रखे अपने हथियार के पास गया, जो कि एक कुल्हाड़ी थी। इसी कुल्हाड़ी से तो वो लोगों को मारता था, इसी कुल्हाड़ी से तो वो लोगों को दर्दनाक मौत देता था। और वो एक दफ़ा कुल्हाड़ी को उठाकर उसके तेज़ धार चेक करने लगा था। कुल्हाड़ी की तेज़ धार चमक रही थी। लोका के मकरूह चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कुल्हाड़ी को वापस रखते वो बेड पर बैठकर सिगार पीने लगा। कायान वापस अपनी ड्यूटी पर रेगुलर जाने लगा, जिसका फ़ायदा उठाती एन घर से बाहर निकल जाती। नायला को तो वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती थी, और वो कुछ नहीं कहती थी, बस ध्यान रखने का कहती थी। उन्हें डर नहीं लगता था, उन्हें पता था एन बहादुर है। आखिर 5 साल वो घर से बाहर तनतनहा रही थी। साओ यार, कुछ ख़ास इन्फो मिली? हाँ बोलो, क्या इन्फो? जाओयान ने कान में लगी ईयरफोन ऑन करते हुए बोला। लोका जेल से आ रहा है, बल्कि वो रिहा हो चुका है, और वो खामोश नहीं रहेगा। ज़रूर वो कुछ करने वाला है, और वो ज़रूर कुछ करके भी रहेगा, इवल भारी लहजे में बोली। लेकिन लेकिन मॉन्स्टर इवल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवल की मुस्कुराहट गहरी हुई। मिलते हैं फिर किंग के ट्रक को पकड़ते, जाओयार कहता कॉल कट कर गया। खाने में क्या ऑर्डर करूं मेरा बच्चा? सफ़ीर हिबा को देखता प्यार से बोला। भैया, मुझे बिरयानी खानी है। लहरैब, तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? सफ़ीर ने लहरैब को देखते कहा, जो सफ़ीर के मोबाइल में कार्टून देख रही थी। और सफ़ीर और सोहा सफ़ीर को इस्तज़ाइया देखती मुस्कुरा रही थी, लेकिन सफ़ीर उसे इग्नोर कर रहा था, और यही बात सोहा को मज़ीद आग लगा गई थी। एंजल, मैं आपको खाऊंगी, लहरैब कहती खिलखिलाकर हंसती। सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए लहरैब को घूरा। अच्छा अच्छा एंजल, मैं मजाक कर रही थी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। लहरैब अपने लबों पर ज़ुबान फेरती पिज़्ज़े का तस्वुर करने लगी। सोहा, तुम क्या खाओगी? सफ़ीर बिना सोहा की तरफ देखते सर तासुरात से बोला। सोहा का लहजा उसे खटक रहा था। मैं जस्ट चाय पीऊँगी, सोहा ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। सफ़ीर ने सबकी पसंद का खाना ऑर्डर किया। सफ़ीर के साथ वाली टेबल पर बैठी लड़की सफ़ीर को कब से हसरत भरी नज़रों से देख रही थी, जिसने ब्लैक शर्ट के साथ शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। चेहरे पर मेकअप था, जिससे चेहरा चमक रहा था। पैर और हाथ काले थे, इस पर मेकअप लगाना भूल गई थी वो शायद, या यकीनन। अगर लहरैब इस लड़की को अपने एंजल को तख्ता पाते देखती तो ना उसकी आंखें ना होती। बाल सफ़ीर सोचते हुए मुस्कुराने लगा। अपनी बीवी की हरकतें उसे मज़ा देती थी। वेटर खाना लेकर आया। हल्के फुल्के गपशप के साथ खाना खाया गया। पिज़्ज़ा खाते लहरैब की नज़रें पास टेबल पर बैठी उस लड़की पर गई, जो उसके एंजल को देख रही थी।
खूबसूरत चेहरे के नकूश सख्त होने लगे थे। छोटी सी नाक सुर्ख हुई थी। वो लड़की मशरूब का ग्लास पकड़ते सफ़ीर के सामने से गुजरने लगी। जब उसका पाँव कुर्सी के साथ लगा और वो धड़म से सफ़ीर की गोद में गिरी। ग्लास का सारा मशरूब सफ़ीर के कपड़ों को गीला कर गया था। लहराब ने गुस्से भरी नज़रों से उस लड़की को देखा। यही हाल सोहा का भी था। सफ़ीर ने इस लड़की को किसी गुंडे कीड़े की तरह खुद से सफ़ीर ने उस लड़की को किसी गंदे कीड़े की तरह खुद से दूर किया, जैसे उसे अछूत लगा हो। काली मोटी भैंस, तो मेरे एंजल के ऊपर कैसे गिरी? लहराब के खूबसूरत नकूश तने थे। गुस्से के बाइस आंखें सुर्ख हो चुकी थी। लहराब ने पास पड़ा ग्लास उठाकर उस लड़की के सर पर दे मारा, जो बेबाकी से सफ़ीर को देख रही थी। एक दिल खराश चीख उस लड़की के मुंह से निकली। माथे से खून लड़ियों की तरह बहने लगा। सब ने शौक सी नज़रों से लहराब को देखा। सफ़ीर तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लहराब बिना सोचे समझे जलसपन में किसी की जान भी ले सकती है। सोहा, तुम संभालो इस लड़की को, सफ़ीर सोहा को कहता लहराब की तरफ बढ़ते उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचता। होटल के सारे लोग हजूम में जमा होने लगे। सब मज़े से तमाशा देखने लगे। लहराब, ये क्या किया तुमने? सफ़ीर सख्ती से लहराब को डांटने लगा। यू इडियट, पागल सन की इंसान, हाउ डे यू बिच! वो लड़की अपने माथे से बहते खून पर हाथ रखते हुए चिल्लाई। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंजल को छूने की? लहराब सफ़ीर से अपना हाथ छुड़ाती इस लड़की की तरफ लपकी। वो अगले ही लम्हे उस लड़की के बाल लहराब के हाथों में थे, जिसे वो खींचकर उस लड़की को गंजा करने का इरादा रखती थी। लहराब तो सफ़ीर को शौक पर शौक दिए जा रही थी। सफ़ीर ने आगे बढ़ते बड़ी मुश्किलों से लहराब से उस लड़की के बाल छुड़वाए थे। होटल में मौजूद हजूम में सबकी दबी दबी हंसी गूंज रही थी। वाकई लहराब इस वक्त ख़तरनाक बीवी लग रही थी। छोड़ो मुझे एंजल, छोड़ो, मैं इस मोटी आंटी को मार दूंगी। लहराब सफ़ीर की सख्त गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। लहराब, रिलैक्स। सफ़ीर ने लहराब की सांसों करते देख नरमी से उसे अपने गले में पीछा था। सोहा इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। यू आर माइन, जस्ट माइन, ओनली माइन एंजल। लहराब की आंखों में मोहब्बत का जहां बसाई सफ़ीर के गले से लगती सूसू करने लगी। उफ लहराब, जान लोगी क्या? मैं तुम्हारा हूँ, बस करो अब रोना। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, तुम तो मेरा प्यारा बच्चा हो ना। सफ़ीर प्यार से लहराब के माथे पर लब रखते उसे खुद से दूर किया। सफ़ीर ने वेटर को इशारा करते उसे बिल जमा करवाया और लहराब को बाजू से पकड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ाया। हिबा भी सफ़ीर के पीछे पीछे चलने लगी। फ्रंट सीट पर लहराब को बिठाते सफ़ीर ड्राइविंग सीट पर आया। हिबा पीछे बैठी थी। लहराब हिचकियों समेत रोने लगी। यार लहराब, कुछ नहीं होता, वो मोटी आंटी ने गलती से टच किया था। तुम अब क्यों रो रही हो? तुमने उसे दिन में तारे तो दिखा दिए हैं, अब दिखा दिए हैं। आगे कुछ कहते कहते सफ़ीर की ज़ुबान रुकी। पीछे बैठी अपनी बहन को देखते, लेकिन लहराब तो थी ही सदमे की सदा की ढीठ, वैसे ही रोती रही। सफ़ीर गाड़ी की स्पीड 200 करता घर पहुंचा। हिबा तो गाड़ी से उतरकर घर जा चुकी थी। सफ़ीर भी गाड़ी से उतरता लहराब की साइड का दरवाज़ा खोलते उसे उतरने का दावतनामा पेश करने लगा, जो मुंह फैलाए सा नीचे किए मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। लहराब, उतरो गाड़ी से, घर आ चुका है, पूरी रात यही गुजारने का इरादा है क्या? सफ़ीर दांत पीसते तेज़ लहजे में बोला। लहराब ने नज़रें उठाकर सफ़ीर को देखा और अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे। मुझे गोदी में उठाए एंजल, लहराब सूसू करती बोली। सफ़ीर का सर चकराने लगा। लहराब की नई फरमाइश पर वो मज़ीद कोई बहस ना करते हुए लहराब की कमर में हाथ डालता उसे बाहों में उठाता घर में दाखिल हुआ था। लाउंज के सोफे पर बैठती इरम ने मायनी ख़ेज़ नज़रों से अपने बेटे को देखा। सफ़ीर को तो लगा अभी मैं ज़मीन में धुस जाऊंगा। उसकी बीवी उसे क्या क्या दिन दिखाएगी। सफ़ीर सलाम करता अपने कमरे में चला गया और हिबा ने इरम को पूरी दास्तान सुना डाली। कमरे में आते सफ़ीर ने ज़ोर से लहराब को बेड पर पटका। लहराब, यार ये तुमने क्या किया? आज प्लीज़ खुद पर कंट्रोल रखा करो। सफ़ीर भारी आवाज़ में लहराब को समझाने लगा, लेकिन लहराब मैडम को कौन सा कोई फ़र्क पड़ना था। मेरी तरफ देखो। सफ़ीर का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते उसके फूले गालों पर अपने दांत काढ़े। एंजल, लव यू। लहराब सफ़ीर को टाइटली हग करती बोली। सफ़ीर ने भी उसके गिर्द अपनी बाहें आहिल की। लहराब ने रोते हुए सफ़ीर की गर्दन पर अपने दांत काढ़े। सफ़ीर गहरा मुस्कुराया तो मैडम उससे बदला ले रही थी। सफ़ीर के दिल में जज्बात की आहें जागने लगी। सफ़ीर ने भी जवाबन लहराब को तंग करने वाले अंदाज में उसकी गर्दन पर लब रखे।
एंजल छोड़े, मुझे गुदगुदी हो रही है। लरैब का चेहरा हंसने के बाद सुर्ख हुआ था। सफ़ीर अपनी फतामंदी पर मुस्कुराया। आखिर अपनी ज़िद्दी बीवी को उसने खुश ही कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ हॉस्पिटल से, रात रात को आऊँगा। तुम सो जाना, ओके? यूं ही मुस्कुराती रहना, सफ़ीर कहता बाहर जाने लगा। एंजल जब लरैब की आवाज़ पर दरवाजे पर कदम रखे थे। बोलो। लैला बेड से भागती एक बार फिर सफ़ीर के गले लगी। मेरे अलावा किसी से बात मत करना। यू आर ओनली माइन एंजल, ओके? लैला सफ़ीर की मासूमियत से हिदायत देती पंजों के बल सफ़ीर के चेहरे तक पहुंची। अपनी खूबसूरत लब उसकी हल्की सी बियर्ड रख गई। सफ़ीर ने आंखें बंद करके खुद को सुकून की जहां में तसव्वुर किया। उफ लैला, मरवा होगी किसी दिन, सफ़ीर कहता जल्दी से बाहर गया। अगर मज़ीद खड़ा होता तो बहक जाता। एक बड़े से ट्रक में कई लड़कियां जमा थी जिनकी आंखों में पट्टी बांधी गई थी। आदमी बंधे थे ताकि वो कोई मज़ाहमत ना कर सके। ट्रक में गुप अंधेरा था, कोई किसी को नहीं देख सकता था। बस लड़कियों के रोने और सिसकने की आवाज़ ट्रक से आ रही थी। और जो ट्रक जंगल के गैर कानूनी रास्ते से होते हुए दुबई पहुंचाया जाना था। ये किंग का सबसे बड़ा कारोबार था, जहां आज तक उसे मात नहीं मिली थी, लेकिन आज मिलने वाली थी। जगह जगह किंग के लोग जमा थे। दूसरी तरफ इवल फुल ब्लैक यूनिफॉर्म पहने, आंखों में नीले लेंस लगाए, चेहरा छुपाए, वो बिल्कुल तैयार थी। ज़ाओयार अमान भी बिल्कुल तैयार थे अटैक के लिए। पीछे उनकी टीम खड़ी वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और वो एक दफ़ा फिर से किंग को मात देने के लिए निकल पड़े थे। एवल के मंदिर पूरे जंगल में फैले हुए थे। हर कोई अलग अलग सिमत में खड़ा था। किंग के जो आदमी पहरादारी कर रहे थे लोगों की शारद थे, काटने लगे थे ताकि उनकी तादाद कम हो सके। किंग के आदमी भी अलर्ट हो गए और शदीद फायरिंग जंगल में शुरू हो गई थी। सामने ही एवल के 2 ट्रक आते दिखाई दिए जिसमें लड़कियां थी। एवल को बस इन लड़कियों तक पहुंचना था। एवल अपने चाकू से किंग के लोगों पर वार करती उन्हें ज़मीन पर गिराने पर मजबूर कर गई थी। वहाँ अब जंगल में खून ही खून था। एवल के भी 2 से 3 लोग जान की बाजी हार गए थे। मॉन्स्टर और अमान अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे। किंग के लोगों का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हुआ था और बस जो ट्रक के ड्राइवर थे उन्हें एवल के सामने फेंका गया। माफ़ कर दो एवल, वो अपनी जान बचाने की खातिर किरकिराने लगे थे, लेकिन वहाँ माफ़ी सुनना कौन चाहता था। एवल ने एक ड्राइवर का गला चीरते दूसरे ड्राइवर के पास गई। वो भी अपनी मौत को इतने करीब देखकर खौफ से कांपने लगा। एवल उसके सामने बैठते उसके गले पर अपना चाकू चलाते उसके सीने तक आई थी और वो आदमी हाथ पांव मारते दम तोड़ गया। वहाँ बहुत सारे लोगों की गर्दनें बाजू धड़ से अलग पड़े थे। वहाँ किसी जंग का मुकाम लग रहा था। अमान को इशारा करते लड़कियों का ट्रक उसे संभालने का कहकर अमान को जाने का कहा। अमान लड़कियां निकालकर उन्हें महफूज ठिकाने पर पहुंचा दिया। मॉन्स्टर, मुझे कल तक मेरे टॉर्चर रूम में चाहिए। एवल मॉन्स्टर को ऑर्डर करते अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ऑर्डर तो ऐसे करती है जैसे मुझसे बड़ी है। जाओ यार, मुंह बनाता सोचता गाड़ी में बैठ गया और वो दोनों घर के लिए निकल गए। वहाँ एक आदमी मरने का नाटक करते अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था और अब वो वापस किंग तक खबर पहुँचाने के लिए भाग निकला था। वो कांपता हाँफता किंग महल आया, जहाँ नवाज किंग लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि सामने वाले शख्स को देखकर किंग को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। सर वो सब बर्बाद हो गया। किंग का खास आदमी अकरम बिलखता हुआ बोला, सीधी तरह बात करो, क्या हुआ है? तुम लोगों को तो माल लेकर आना था ना? किंग ने अपने आदमी को हकलाते देखकर बोला, सर जिधर माल लेकर गए थे ना वहाँ एवल गैंग का छापा पड़ गया था। सारी लड़कियां ले गए और हमारे सारे बंदे भी मार दिए। किंग ने गुस्से की ज्यादती की वजह से अपनी ऊँटियाँ मींची। एवल एवल एवल, साली हरामजादी ने जीना हराम कर दिया है। जबकि एवल का नाम सुनते लोका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आखिर वो दोबारा से उसके सामने आ गई थी। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी किंग कुछ और कहता कि उसके नंबर पर कॉल आई थी। किंग ने नंबर देखा और समझ गया था एवल की कॉल है और हमेशा से उसे बर्बाद करके बाद में उसका मजाक उड़ाने के लिए कॉल करती थी। लोका समझ गया था कि किसकी कॉल हो सकती है। लोका ने किंग को इशारा किया कि वो स्पीकर ऑन करके रखे। उससे से मोबाइल मेज पर रखा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज किंग? एवल की मुस्कुराती आवाज़ किंग और लोका को आग लगा गई थी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा एवल। किंग का गुस्से से बुरा हाल था। आंखें ऐसी थी जैसे एवल सामने और वो उसे निकल जाए। एवल ने उसे करोड़ों का नुकसान किया था। ये तो अभी कुछ नहीं था किंग। तुमने एवल के इश्क, एवल के जुनून को नुकसान पहुंचाने की गलती की है। ये उसकी छोटी सी सज़ा है। आइंदा मेरे ASP से बुरी नज़र दूर ही रखना, वरना इससे भी बुरा हाल करूँगी। किंग को तो गुस्से में एवल की बात समझ ही नहीं आई थी, लेकिन लोका को समझ आ गई थी।
उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने पहरा किया। वो आगे ही देखते जाओ, तुम्हें बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी इवल नहीं। और फिर इवल ने खटाक से कार बंद कर दी। किंग ने वही मोबाइल उठाकर सामने दीवार पर जोर से मारा जो कि टुकड़ों में तकसीम हुआ था। उससे वो इस मोबाइल को घूरने लगा जिसे उसके सामने इवल हो। रिलैक्स किंग, कैसे कैसे रिलैक्स हो लोका, तुम देख रहे हो वो टिड्डी सी लड़की हमारा नुकसान कर गई है। वो टिड्डी सी लड़की अपनी कमज़ोरी हमारे हाथ लगा चुकी है। क्या मतलब कमज़ोरी? किंग ने हैरत से लोका की तरफ देखा। तुम्हें पता है किंग, मैं 5 साल जेल में क्यों रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि तुम अपनी भाई की लाश के पास मिले थे। नहीं किंग, तुम गलत समझ रहे हो। इस इसीलिए नहीं कि पुलिस वाले मुझे लेकर गए थे, इसलिए कि मैं खुद को सज़ा देना चाहता था कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। इस ब्लैक मॉन्स्टर, ग्रीन मॉन्स्टर रिवल के हाथों में खुद को अपने भाई को नहीं बचा सका, इसलिए मैं खुद को सज़ा के तौर पर जेल में बंद करवाया था। और अब जब मुझे लगा कि मेरी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए और इन लोगों की सज़ा शुरू होनी चाहिए तो मैं बाहर आ गया। लोका ख़तरनाक कह कहा किंग महल में लगाता हुआ ऊंची ऊंची हंसने लगा। वो पिद्दी सी लड़की अपनी कमज़ोरी, मतलब कि अपने एएसपी जिसका तुमने बताया था, कायान काज़मी का, हमें बता गई है कि वो इसकी कमज़ोरी है और हमें बस अब उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ खेलना है, उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करके उसको तकलीफ़ पहुंचानी है। लोका का मकरूह चेहरा देखते हुए किंग भी डरने लगा। और अब हम उसे उसके जुनून की सज़ा देंगे। उसकी एएसपी को अपने हाथों से ना मारा, एवल को ना तड़पाया तो मेरा नाम भी लोका नहीं। हराम शराब का गिलास उठाते वो मुंह को लगाते उससे से कहने लगा। किंग अभी भी लोका की बातों को सोच रहा था, फिर यकदम दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। लेकिन अभी किंग को पता नहीं था कि अभी उसे बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना है। लरैब को तो अपने एंजल की बात नहीं बोली थी कि उसके एंजल को उस पोहा का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। लरैब कुछ सोचते उठी और सोहा के कमरे में चली गई। सोहा अपने कमरे में नहीं थी और लरैब के मासूम से दिमाग में अपने एंजल को खुद की नज़रों में अच्छा बनाने का जुनून सवार था। सोहा का सारा मेकअप चोरी उठाती लरैब जल्दी से अपने कमरे में वापस आई और फिर उसने सबसे पहले बेस उठाई जो उसने पूरे पूरे हाथों पर क्रीम की तरह लगाकर चेहरे पर लगाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह सोहा के मेकअप करने लगी। अब अपने आप को शीशे में देखकर लरैब बेहद खुश हुई थी। उसने इतना अच्छा मेकअप किया था। हाय लरैब, तुम कितनी प्यारी लग रही हो ना, देखना तुम्हारा एंजल तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और वो खुद ही शर्माने लगी। एंजल को भी प्यारी लगूंगी ना, उन्हें वो पोहा बहुत इतनी प्यारी लगती है। हाँ, मैं प्यारी लगूंगी। फिर लरैब टाइम देखती कमरे की लाइट बंद करती बेड पर जा बैठी थी, क्योंकि सफ़ीर के आने का टाइम था। उसे दिखाना चाहती थी कि वो भी उस पोहा से कम नहीं खूबसूरत। थोड़ी देर बाद सफ़ीर थका हारा घर वापस आया। बेटा, खाना खा लो। एरम ने उसे देखा तो पुकार कर कहने लगी। जी मम्मा, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, फिर लरैब को भी ले आता हूँ, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये कहकर सफ़ीर कमरे में चला गया। सफ़ीर कमरे की लाइट ऑफ देखकर परेशान हुआ, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लरैब लाइट बंद करके कमरे में रहे। सफ़ीर ने परेशानी से लाइट ऑन की और फिर उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी जहाँ पर एक उसे अजीब व गरीब मखलूक देखने को मिली थी। सफ़ीर की तो चीख निकलती निकलती रह गई। मुंह पर हाथ रखे वो शौक की कैफियत से सामने बैठी अपनी बीवी को देखने लगा, जो कि अलग ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। एंजल, लरैब अपने एंजल को देखती उसके पास आई। सफ़ीर तो अभी भी उसे देख रहा था, शायद उसे देखकर डर ही गया था एक पल को तो। जहाँ लरैब के चेहरे पर अजीब किस्म की बेस लगी हुई थी, काजल आंखों के नीचे लगा हुआ था, लाली उसने भर भर कर अपने गालों पर लगाई थी, लिपस्टिक आधी दांतों पर आधे होंठों के बाहर निकली हुई थी, होंठों पर तो कम ही लगी थी। और वो ये सब करती उसे डरा गई थी, लेकिन वो भी लरैब ठहरी। फिर देखते ही देखते सफ़ीर का एकदम छत पार कहा कमरे में गूंजा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लरैब। वो हंसता ही जा रहा था। लरैब ने सफ़ीर के हंसने पर मुंह बनाया। क्या हुआ एंजल, आप हंस क्यों रहे हैं? और उस पोहा भूतनी से प्यारी लग रही हो ना मैं। ये बात सुनते एक दफ़ा फिर सफ़ीर का कहा गूंजा। उफ उफ लरैब, तुम बेना। हंस हंस के सफ़ीर की आंखों में पानी आ गया था, जबकि लरैब को सफ़ीर के हंसने से बुरा लग रहा था। एंजल, आप हंस क्यों रहे हैं? तुम कार्टून लग रही हो। वो तो हंसूंगा ही ना मैं, सफ़ीर ने हंसते हुए कहा।
मैं कार्टून नहीं लग रही, उस पोहा भूतनी से ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। लहराब की आंखों में हल्के हल्के आंसू आए थे। मुझे नहीं बात करनी है आपसे, लहराब ये कहते भागी। ओह शिट! सफ़ीर उससे बाहर भागता देख जल्दी से उसके पीछे गया। वो पागल मज़ीद अपना मज़ाक बनवाने बाहर चली गई थी। लहरैब रुको! लेकिन लहरैब उसकी ना सुनते बाहर ही भागी गई और सीधा इरम के कमरे में गई, जहाँ हिबा और सोहा भी बैठी थी। दरवाजे पर खड़ी लहरैब और उसके चेहरे को देखकर सोहा को भी हंसी का दौरा पड़ा था, जबकि इरम ने नासमझी से लहरैब को देखा था, जिसकी आंखों के नीचे काजल लगा रोने से मज़ीद फैलकर पूरे चेहरे को काला कर रहा था। इतने में लहरैब के पीछे सफ़ीर भी खड़ा हो गया। लहरैब इस पोहा भूतनी को भी अपने ऊपर हंसता देखकर मज़ीद रोने लगी थी। इरम जल्दी से आगे बढ़ती लहरैब के पास गई। बेटा, ये आपने क्या किया है, ये कौन सी हालत बनाई हुई है? अपनी इरम से गले लगाते हुए बोली। मामा, वो एंजल को पोहा मेकअप में प्यारी लगती है ना, मैंने भी मेकअप किया है ताकि मैं भी एंजल को प्यारी लगूं। ये सुनते इरम ने परेशानी से सफ़ीर को देखा। लेकिन बेटा, आप तो मेकअप के बगैर ही सबको इतनी क्यूट और प्यारी लगती हो, क्योंकि आप तो हो ही क्यूट, फिर मेकअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। इरम प्यार से लरैब को समझाने लगी। लेकिन एंजल को तो मेकअप में प्यारी लगती हो ना, वो भी। और एंजल अब मुझे देखकर हंस रहे थे। अब तुम जोकर लगोगी तो सब देखकर हंसेंगे ही ना। सोहा ने मजीद उसका दिल तोड़ना चाहा। बस करो सोहा, वो बच्ची है, वो ना समझ है, तुम तो समझदार हो ना। इरम ने सोहा को डांटा। जाओ लरैब बेटा, अपना मुंह धोकर आओ। इरम ने लरैब को बड़े प्यार से समझाया। तुम मेरी जान हो ना, तुम ऐसे ही प्यारी लगती हो। सच्ची मामा, मैं मुंह धो आऊँ ना? हाँ जाओ सफ़ीर, लरैब का अच्छे से मुंह धुलवाओ। नहीं मामा, मैं एंजल से नाराज़ हूँ, वो भी मुझ पर हंसे थे। और मुंह फुलाकर कहती वाकई में जोकर लगी थी। नहीं बेटा, जाओ अपने एंजल के साथ, इरम उसे प्यार से कहती सफ़ीर के साथ भेज रही थी। लरैब सफ़ीर को देखती कमरे में चली गई। सफ़ीर भी उसके पीछे चला गया और जाकर मुंह हाथ धुलवाया। लहरैब, तुम्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरी छोटी सी दुनिया। बेइख्तियार ही सफ़ीर के मुंह से लहरैब के लिए लफ्ज़ निकला। छोटी दुनिया? पक्का ना एंजल, फिर आप उस पोहा भूतनी को प्यारा मत कहना, मुझे ही कहना। उफ, ओके, अब तुम सो जाओ। आप भी आइए ना साथ। वो अपने साथ लेटाते उसके सीने पर सर रख कर सोने लगी। सफ़ीर के दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज़ हुई थी और वो इस अनजान उसके सीने से सर रख सो चुकी थी। लहराब की मध्यम सांसें सफ़ीर को अपने सीने पर पड़ती महसूस हुई होने लगी और वो इन सब को ज़ब्त करते, अपने जज्बात को ज़ब्त करते, बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करते, वो खुद सांसें, तेज़ सांसें, गहरी सांसें भरते खुद भी आंखें मूंद गया था। ब्लैक महल के टॉर्चर रूम में आज फिर से किसी मौत का दिन था। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। वो मॉन्स्टर सामने बैठे लोगों को देखकर भी डर नहीं रहा था। इन लोगों को याम से उंडा नहीं समझ रहा था, इसलिए तो वो फड़फड़ा रहा था। मॉन्स्टर ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया कि मॉन्स्टर साहब का तो एक दफ़ा दिमाग ही घूम गया। इवल भी मास्क लगाए, चेहरा छुपाए अंदर दाखिल हुई। मिनिस्टर की तो एक थप्पड़ खाकर ही सीटी पिटी गुम हो गई थी। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? मिनिस्टर को अब सही मायनों में डर लगने लगा था। इवल आगे बढ़ी और हाथ में पकड़े चाकू की धार चेक करने लगी, जो कि बेइंतहा तेज थी। इवल गैंग का नाम सुना है ना? दुनिया में बेरहम, सफाक और मौत का नाम है इवल गैंग। एवल खुद से बोलती और चाकू को मिनिस्टर के हाथों में घोंप चुकी थी कि मिनिस्टर की चीख पूरे टॉर्चर रूम में गूंजी थी। मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? अपने हाथों से बहते खून को देखकर मिनिस्टर मुश्किल से बोला। अमान ने आगे बढ़कर लैपटॉप सामने रखा, जहां सरकारी गैर सरकारी असला की डीलिंग की सारी वीडियोस थी, जिसमें लड़कियों के ख़रीदने और उनको स्मगलिंग और दूसरी कंट्री सही सलामत पहुंचाने के लिए मिनिस्टर को पैसे दिए जा रहे थे। मिनिस्टर को तो ये देख सांप सूंघ गया था। अमान ने लैपटॉप बंद किया और दूर खड़ा हो गया। माफ़ कर दो। मिनिस्टर अब डर रहा था और वह हकलाते हुए बोलने लगा। उसे पता था अब उसकी जान बख्शी नहीं होगी। मिनिस्टर, हमारे पास माफ़ी लफ्ज़ का कोई रिवाज नहीं, हम मौत देते हैं, बस मौत। अमान पैसे लेकर आओ। इवल ने अमान को हुक्म दिया। अमान जल्दी से पैसों का बैग लेकर आया और इवल के सामने रख दिया। इवल ने बैग में से 3 नोट निकालकर मिनिस्टर का मुंह खोलकर इसमें ठूंसने लगी। हरामखोर, खा लो पैसे, इन पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हो ना? मर्द की औलाद, ना मर्द की औलाद। इवल गुर्राई थी।
मॉन्स्टर ने तो पहले ही मिनिस्टर के हाथ पांव बांध दिए थे। पैसे ठूंसते मिनिस्टर का सांस बंद होने लगा था और वो हाथ पैर मारते अपने आप को छुड़वाने लगा। इन्हीं पैसों की वजह से अपने मुल्क से गद्दारी करते हो ना, अब खाओ। एवल की धाड़ पूरे टॉर्चर रूम में गूंजी और फिर एवल ने उसकी गर्दन पर अपना चाकू फेरते उसके पेट तक लाई कि खून का फवारा मिनिस्टर के गले से निकला और वो तड़प कर हराम की मौत बना था। एवल ने नहुसत से उसे देखा। मॉन्स्टर उसे मीडिया ऑफिस के सामने फेंक कर आना और कल सुबह सबसे पहले न्यूज़ में खबर आनी चाहिए कि मिनिस्टर का कत्ल हो गया है, और साथ में इवल गैंग का टैग उसके माथे पर लगा देना, और साथ में ये लैपटॉप, ये सब सबूत भी वहाँ रखना। ओके एवल, काम हो जाएगा। एवल मिनिस्टर के मुर्दा वजूद को एक ठोकर मारती सामने दीवार की तरफ गई, जहाँ पर सामने ही 4 लोगों की तस्वीरें बाकी थी। मिनिस्टर की तस्वीर पर एक बड़ा सा कट लगाकर वो खतरनाक मुस्कुराहट से मुस्काई थी। अब सिर्फ हमारा टारगेट, सिर्फ 4 लोग बाकी हैं। एक नज़र अमान और ज़ाहुयार पर डालती वो चेंज करती अपनी आन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ी थी। एन तो आजकल बिल्कुल भी अपनी आन को टाइम नहीं दे पा रही थी। मॉन्स्टर और अमान मिनिस्टर की लाश को फेंक दिया था। अब वह सुकून से अपने काम में लगे हुए थे। एन घर पहुंची तो सामने ही कायान उसका इंतज़ार करते पाया। कहाँ थी तुम एन? कायान मुंह बनाता हुआ बोला। जब वो वापस आए थे घर, एन वापस घर आया था तो घर बिल्कुल खाली था। उसे टाइम भी नहीं वो दे पा रही थी। एक तो वो सुबह सुबह जॉब पर चला जाता और जब भी घर आता एन गायब होती थी। आन वो मैं लहरैब से मिलने गई थी, इतने दिन हो गए थे ना, उससे मिली नहीं थी। एन झूठ कहते अपने आन के पास जाके बैठते हुए बोली। लेकिन काया ने बच्चों की तरह नाराज़ होते मुंह फेर लिया। आन, आप तो नाराज़ ही हो गए। देखिए, तो क्या तुम मुझे मना नहीं सकती? वो इस टाइम बिल्कुल ज़िद्दी बच्चा लग रहा था। मना तो सकती हूँ, लेकिन कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो पुरसोच अंदाज में बोलते हो। हाँ तो सोचो ना, ये कहते कायान जाकर बेड पर लेटा। एन ने कुछ सोचते कमरे की मध्यम सी लाइट बुझाई और अपने आन के करीब जाकर लेट गई और कायान का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आन, आपको पता है ना आपकी एन आपसे इश्क करती है। एन कायान की आंखों में देखती कायान पर एक तिलिस्म फूंक रही थी। आन, आपकी एन आपसे दूर हुई तो वो मर जाएगी। एन कायान की नाक को अपने होंठों से छूकर कायान के दिल की स्पीड तेज़ हुई थी। आन, आपकी एन आपके पीछे पागल है। आपको जिस दिन ना देखे उस दिन वो मेरी मौत का दिन होता है। ये कहते ही एन कायान के ये कहते ही एन कायान के सीने से लग गई और उसके लबों पर झुककर कायान का हाथ अपनी बेसाख्ता एन के बालों पर गया था। वो खुद भी एन को महसूस करने लगा था। रफ्ता रफ्ता रात गुजर गई थी और एन अपने आन को अपने तरीके से मनाती गई और कायान भी सारी नाराज़गी दूर किए दोनों के बीच में दूरियां मिटाए हुए सारी नाराज़गी ख़त्म कर चुका था। अगली सुबह पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी कि मिनिस्टर का एवल गैंग ने कत्ल कर दिया है। रिपोर्टर चीख चीख कर मिनिस्टर के कत्ल और उसके गुनाहों को बता रही थी। एन जो फ्रेश होकर फर्श से वॉशरूम से निकली थी, कायन को न्यूज़ देखते उसका ध्यान भी न्यूज़ की तरफ गया था और खबर सुनते ही उसकी आंखों की चमक में इजाफा हो गया। आन, क्या सुन रहे हैं ये? एन, इस एवल ने ज़िंदगी खराब कर रखी है, जब चाहे किसी को कत्ल कर देती है। अब जब तक मैं उसे अपने हाथों से सज़ा नहीं दूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कायान के लहजे में गुस्सा था। एन उसका गुस्सा देखकर एन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उफ, अरे मेरे एएसपी। लेकिन आन, देखिए ना, वो मिनिस्टर गुनाहगार भी तो था ना। वो तौलिया बेड पर रखते कायान के पास आई। हाँ, लेकिन वो कौन होती है सज़ा देने वाली? तो मिनिस्टर कितने सालों से गद्दारी कर रहा था, आज तक पुलिस वाले तो उसे पकड़ नहीं सके। फिर एवल ने मार दिया तो इसमें क्या ही बुरा है? उसने मासूम लोगों को कत्ल तो नहीं किया ना कभी भी, लेकिन उससे कोई हक नहीं पहुंचता। वो सबूत भी तो हमें दे सकती थी ना, हम सज़ा दिलवा सकते थे उस मिनिस्टर को। लेकिन आन, उफ, बस करो ये इवल इवल इवल, सुबह सुबह ही मूड ख़राब कर दिया। कायान ने बेजारी से कहा। क्या आपको इवल से इतनी नफरत है? एन ने कायान से पूछा। हाँ, बेतहाशा नफरत है। अगर किसी दिन वो मेरे सामने आ गई ना, तो बस उसी वक्त अपने हाथों से ना मारा तो मेरा नाम भी कायान काज़मी नहीं। कायान के इस तरह कहने से एन के चेहरे का रंग पल भर के लिए बदला था, लेकिन वो फिर जल्दी से नॉर्मल हुई थी। छोड़िए ना आन, चले नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लगी है। चलो। कायान टीवी बंद करता उठकर चलने लगा। उसे भी ऑफिस जाना था और सारी इंक्वायरी करनी थी। अबे ओ अर्जुन, तू कब लेकर आएगा मेरी चंदा को? ठाकुर शराब पीते चंदा का सरापा जहन में लाते हुए बोला। सरकार, सारा इंतज़ाम हो चुका है, आज ही वो बगैरत तवाइफ आपके कदमों में होगी। अर्जुन के लहजे में एक फनकार थी।
मुझे वो आज रात तक चाहिए। जी सरकार, काम हो जाएगा। अर्जुन अपने दिमाग में प्लान प्लान बनाता वहाँ से उठकर चला गया था। आज सुबह से अमान का दिल घबरा रहा था, ऐसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसका दिल बार बार चंदा को कॉल करने का कर रहा था, लेकिन वो हर दफ़ा अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं करवा सकता था, इसलिए खामोशी से बैठा हुआ था। लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। फिर उसने आंखें बंद की और अमान को एक सूरत याद की। बेशक दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अमान जल्दी से उठकर फ्रेश होकर वज़ू किया और कुरान पाक खोल कर बैठ गया। उसे सबसे ज़्यादा सूरत रहमान पसंद थी। वो जब भी दिल को सुकून हासिल करना चाहता, सूरत रहमान की तलावत करता। उसने सूरत रहमान पढ़ना शुरू की थी। आयत नंबर 13, सूरत रहमान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे। जब इस आयत पर पहुंचा तो बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसका लहजा लड़खड़ाया था और वो फिर से रो रहा था। अल्लाह, एक कर्ब ज़दा आवाज़ अमान के हल्क से निकली। ए मेरे अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि आपका बंदा आपसे जो मांगता है आप उसे देते हैं। प्लीज़ मेरे अल्लाह, मुझे चंदा दे देना। मैं आपसे मांग रहा हूँ। मेरा दिल करता है मैं जब वो मुझसे मिले मैं उन्हें सूरत रहमान सुनाऊँ, उन्हें बताऊँ कि आप मुझे मिली है, अल्लाह ने आपको मुझे दिया है। अब मेरे लिए एक नेमत है, पर मैं उसकी नेमत को झुठला नहीं सकता। ऐ अल्लाह, मुझे चंदा दे दे। इन्हें बताऊंगा कि अल्लाह ने आपको मेरी ज़िंदगी में नेमत बनाकर भेजा है। अमान के आंसू कुरान पाक के सफ़ों पर गिर रहे थे। अल्लाह, आप या तो मुझे चंदा दे दे या मुझे मौत दे दे, तो मैं नहीं रह पा रहा हूँ उनके बगैर। मुझे मेरी आंखों का नूर दे देना अल्लाह, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि वो मेरी आंखों का नूर है। अगर वो मुझे ना मिली, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधा ही घूमूंगा। मुझे मेरी नूर दे देना या मुझे मौत दे दे। अमान हिचकियों समेत अब कुरान पाक को सीने से लगाए रोने लगा। और बेशक अल्लाह अपने बंदों की नीयत से खूब वाकिफ़ है, और अल्लाह ने उसकी सुन ली। अब यहाँ तो चंदा उसकी नूर उसके मुकद्दर में थी, यहाँ तो फिर मौत। ज़ावियार फ्रेश होकर बाहर निकला तो सामने ही माला को कमरे में टहलते हुए पाया। क्या हुआ भालू, तुम परेशान क्यों हो? ज़ावी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो डार्लिंग। ज़ाविया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मुझे ना मोबाइल चाहिए। वो डरते डरते ज़ाविया से उसने कहा। मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, इसलिए माला उसे अपने आप से दूर करती हुई बोली। ओके, मिल जाएगा डार्लिंग। ज़ाविया उसकी गर्दन में मुंह छुपाता हुआ बोला, जबकि माला हैरान हुई थी कि ज़ाविया इतनी जल्दी कैसे मान गया। डार्लिंग, तुम ये सोच रही हो ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे मान गया? तो तुम चाहे जितना भी और किसी को भी मदद के लिए बुला लो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। ज़ाविया उसकी गर्दन से मुंह निकालता हुआ बोला। माला की आंखों में आंखें डालकर बोला, और माला हैरान हुई कि वो उसकी दिल की बात कैसे जान गया। लेकिन अब वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए, उसे पीछे करते हुए बस इतना ही कह सकी। ठीक है, किसको बुला सकती हूँ भला मैं? माला इतना ही कहकर चाबी को पीछे करते वॉशरूम में चली गई। रात का घुप अंधेरा। इस अंधेरी रात में कराची की हीरा मंडी में फिर से कोई फंक्शन था, जहां कंगना बैठी सरपरस्ती कर रही थी। आज चंदा अंदर बैठी गुमसुम अमान को सोचे जा रही थी। अभी वहां नाच गाना चल रहा था कि वहां कई लोग हाथों में गन्स पकड़े दाखिल हुए, और सबसे आगे अर्जुन था। अचानक से वहां का म्यूजिक बंद हुआ और सबने हैरत से अंदर आते लोगों को देखा। कंगना ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा। कंगना को अंदाजा हुआ था कि अर्जुन आज कुछ अच्छी नीयत से नहीं आया। अर्जुन चलता हुआ कंगना के पास आया था। कहा था ना, अगली दफ़ा आया तो चंदा को साथ लेकर जाऊंगा। अब चंदा मेरे साथ जाएगी। ओए जा बे छोकरे, तू चंदा को हाथ लगा कर दिखा। कंगना गुस्से से फनकारी। अर्जुन ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो उसने एक आदमी को वहां एक लड़की पर गोली चला दी, और वो लड़की वहीं ढेर होकर नीचे गिरी थी। सब लड़कियों की चीख बुलंद हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। बाहर से चलती एक गोली और लोगों के शोर की वजह से चंदा ने बाहर निकल कर देखा तो बाहर अर्जुन को देखकर वो खौफ से कंगना को देखने लगी। अरे अरे, चंदा रानी आई है। अर्जुन हुआ चंदा के पास जाने लगा कि चंदा ने दोबारा से कमरा में दौड़ लगाई थी और दरवाज़ा बंद कर दिया था। अबे ओ साली, दरवाज़ा खोल। अर्जुन गुस्से से अपने मुंह से गाली बकने लगा। चंदा का अंदर कमरे में खौफ के मारे जिस्म कांपने लगा। अगर तू बाहर ना निकली साली, यहाँ की एक एक लड़की को गोली मार दूंगा, और तेरी कंगना माँ को भी। चंदा
अंदर अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। अचानक से उसे अमान की याद आई। हाँ, अमान। चंदा ने जल्दी जल्दी से अमान का नंबर मिलाया, लेकिन अमान उठा ही नहीं रहा था। अमान, प्लीज़ कॉल उठाओ। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, तुम बाहर ना आई तो एक एक लड़की को मारकर यहीं दफनाकर सबूत देखना चाहती हो तो मैं दिखा देता हूँ। और फिर एक और गोली चली और लड़की की चीख बुलंद हुई। चंदा ने दोबारा कोशिश की, लेकिन बेसुध। एक बाहर से अर्जुन की आवाज़ आने लगी। चंदा बेटा, बाहर मत आना। उसे बाहर से कंगना की आवाज़ भी आई, चाहे ये मुझे मार ही क्यों ना दे। अब ये बुढ़ी बकवास बंद कर। एक थप्पड़ अर्जुन ने कंगना के मुंह पर मारा और लहरा कर वो नीचे गिरी। चंदा दोबारा से अमान को कॉल करने लगी, लेकिन नंबर बंद था। अमान न जाने कहाँ था कि वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। अमान प्लीज़, तुम्हारी चंदा को आज तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी कॉल पिक करो। बाहर से अर्जुन की आवाज़ से आई चंदा की टांगें कांपने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक गई। 3, ठीक है, अब पहले तेरी माँ को मारता हूँ, इससे पहले कि अर्जुन गोली चलाता है। चंदा ने दरवाज़ा खोला। चंदा के दरवाज़ा खोलते देखकर अर्जुन के चेहरे पर कमीन की मुस्कुराहट आई थी। अर्जुन ने चंदा का बाजू पकड़कर और उसे खींचकर ले जाने लगा। कंगना ने अर्जुन की टांग पकड़ ली और चंदा को एक खबीस इंसान के साथ नहीं जाने देना चाहती थी। चंदा का ये पूरा चेहरा आंसू से तर था। मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे कुत्ते इंसान के साथ नहीं जाने दूंगी। अर्जुन ने तंग आकर गोली चलाई, जो कि कंगना के पेट पर लगी। चंदा के मुंह से चीख निकली थी। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कंगना के पास ही गिरा था, जो कि अर्जुन की नज़रों में नहीं आया था। खून बिलबिल बल बल कंगना के पेट से बह रहा था। कंगना दर्द के मारे तड़प रही थी। अर्जुन चंदा को खींचकर ले जाने लगा। चंदा ने अपना आप छुड़वाने की कोशिश की ही नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी नज़रें बस कंगना पर थी, अपनी माँ पर और अर्जुन पर। फिर अर्जुन उसे लेकर चला गया।